यह लड़का दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफी का शिकार हुआ था और अब उसकी वजह से सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग उस पर हंसते थे क्योंकि वह कमजोर था और उसके पास मैजिक टैलेंट नहीं था। इस दुनिया में बिना टैलेंट वाले इंसान का भविष्य हमेशा अंधेरा माना जाता था। लेकिन रेन के पास एक चीज थी, इंटेलिजेंस, और यही बात सबको उससे जलाती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन मैजिक टावर मास्टर जैसा महान मेज बने। एमसी ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया, सबसे ज्यादा मेहनत की, और उसी मेहनत से उसने मेजेस के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेंशन बना डाली। उसके प्रोफेसर ने कहा था कि वेर्डन एक महान जीनियस है और एक दिन दुनिया में मशहूर होगा, लेकिन उसी इंसान ने उसे धोखा दिया, उसकी रिसर्च चुरा ली और अपने नाम से पेश कर दी। टूटे हुए दिल के साथ वर्डन टावर मास्टर के पास गया। उम्मीद थी कि उसे उसके सालों की मेहनत का क्रेडिट मिलेगा, मगर बालरो बेस ने जब सुना कि यह लड़का बिना मैजिक टैलेंट के भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसने उसे कैद करवा दिया। उसे मैजिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए गिनी पिग बना दिया गया। बोहेमर मैजिक टावर, जो एम्पायर का सबसे ताकतवर टावर था, वहीं टावर मास्टर और उसके टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने वर्डन पर खतरनाक स्पेल्स और मैजिक पोशंस टेस्ट किए। वजह सिर्फ इतनी थी, वह बहुत इंटेलिजेंट था और इसके लिए उसे सजा मिलनी थी। साल गुजरते गए, कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन वेर्डन के अंदर एक और भी ताकतवर भावना जन्म ले चुकी थी। वही भावना जो इटाची ने अपने भाई के दिल में छोड़ी थी। कैद के दिनों में उसके पास बस बचपन की यादें थीं। वह और रोलन साथ में कसम खाए थे कि एक दिन महान मेजिस बनेंगे। वह वादा उसकी आत्मा में जल रहा था, वह उसे तोड़ नहीं सकता था। अगर इस दुनिया में टैलेंट इंटेलिजेंस से ऊपर है, तो शायद इंटेलिजेंस को ही टैलेंट में बदला जा सकता है। लिमिट्स तोड़ी जा सकती हैं और सबको पीछे छोड़ा जा सकता है। 7 साल तक उसने एक नई थ्योरी पर काम किया, ऐसी थ्योरी जो दुनिया बदल देगी। अपनी सेल में वह हर दिन प्रैक्टिस करता रहा। कैदी होने के बावजूद उसे टावर में क्लीनिंग ड्यूटी करनी पड़ती थी। उसकी दोस्त रोवेलिन अक्सर उससे मिलने आती थी। एक दिन उसने बताया कि वह कहीं और जा रही है और चाहती है कि वेर्डन उसके साथ भाग चले, लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता थी कि वेर्डन इस टावर में किस तरह जी रहा है। वेर्डन ने मना कर दिया, वह भाग नहीं सकता। इस जगह के लोगों के लिए उसके पास अलग प्लान्स थे। उसी दिन मैजिक फेस्टिवल चल रहा था, यही उसकी रिवेंज के लिए परफेक्ट मौका था। वर्डन ट्रेजर रूम में गया और कहा कि टावर मास्टर ने उसे सफाई के लिए भेजा है। वहीं रखा था मास्टर का सबसे बड़ा इन्वेंशन, एक मैजिक एम्पलीफिकेशन आर्टिफैक्ट। वर्डन ने 7 साल लगाए थे उसका सील तोड़ने का तरीका समझने में। टावर के एनर्जी सोर्स वाले रूम में 2 मेजेस गार्ड ड्यूटी पर थे और फेस्टिवल के कारण चिड़चिड़े थे। वर्डन चुपचाप अंदर घुस गया और अपनी फाइनल प्लान शुरू कर दी। दाढ़ी वाला मेज तो समझ भी नहीं पाया कि उसकी मौत कैसे हुई। ग्रीन हेयर्ड मेज गुस्से में चिल्लाया, एक बिना टैलेंट वाला कचरा मेज पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसने वर्डॉन को खत्म करने की ठानी, लेकिन जो हुआ वह चौंकाने वाला था। एमसी ने एक पावरफुल थर्डल स्पेल इस्तेमाल किया और वह जानलेवा साबित हुआ। मरते हुए मेज को वर्डॉन ने बस इतना कहा, लोगों के साथ थोड़ा बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। गार्ड्स को खत्म करने के बाद अब उसके सामने था टावर का हार्ट, एनर्जी कोर। यही सबसे जरूरी चीज थी। वह टावर के माना का इस्तेमाल करके ऐसा स्पेल चलाने वाला था जो हेवंस को चुनौती दे और लॉजिक की सीमाएं तोड़ दे। आर्टिफैक्ट और माना कोर का इस्तेमाल करते हुए वर्डन ने सारे मैजिक सर्कल्स तैयार किए और स्पेल एक्टिवेट कर दिया। अब सिर्फ 2 नतीजे थे, या तो यह काम करेगा या वह मर जाएगा। कई किलोमीटर्स दूर टावर मास्टर ने आसमान तक जाती नीली रोशनी देखी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह उसकी मैजिक टावर की दिशा से आ रही है। ब्रॉग पूरी रफ्तार से उड़ता हुआ वहां पहुंचा, सोचते हुए कि जो भी जिम्मेदार है उसे मिटा देगा। जब वह पहुंचा, उसने सिर्फ एक मेज की सिलुएट देखी। उसके लिए फर्क नहीं पड़ता था कि सामने एम्परर है या कोई महान मेज, वह उसे नष्ट कर देता। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, वहां सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल बची हुई थी। एम्पायर का सबसे ताकतवर मेज भी यह पता नहीं लगा पाया कि उसकी टावर को किसने तबाह किया, और बहुत जल्द वह सिर्फ अपनी टावर ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा खोने वाला था। दूसरी तरफ एक शांत सुबह सनलेट फॉरेस्ट में धीरे धीरे फैल रही थी। बहते पानी की आवाज ने उसका ध्यान खींचा और अचानक एक जोरदार स्प्लैश के साथ वह सीधे नदी में जा गिरा। किनारे पर बैठकर उसने समझने की कोशिश की कि वह कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंचा। पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखते ही वह ठिठक गया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। बिना समझे उसने अपना चेहरा छुआ, खुद को पहचानने की कोशिश की। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर उसने सोचा, क्या बॉडी रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस ने उसे किसी और इंसान में बदल दिया है? तभी उसकी यादें लौटने लगीं। विज़र्ड से टकराव, हेवंस को चैलेंज करना और पकड़े जाने से पहले टेलीपोर्टेशन मैजिक से भाग निकलना। आखिरकार उसने समझ लिया कि इसी तरह वह इस अनजान फॉरेस्ट में आ पहुंचा। आसपास की अलग वेजिटेशन देखकर उसे यकीन हो गया कि वह पहले कभी यहाँ नहीं आया था। यहाँ के प्लांट्स टावर वाले इलाकों से बिल्कुल अलग थे। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। टेलीपोर्टेशन सच में उसे कॉन्टिनेंट के दूसरी तरफ ले आया था। अब उसे यकीन था कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सफल रहा। घास पर लेटकर वह हंसने लगा, सोचते हुए कि मास्टर गुस्से से पागल हो रहा होगा और कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जान पाएगा। जीत के बावजूद उसने माना कि उसका हमला टावर को पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी नहीं था। फिर भी उसने याद किया कि उसका दुश्मन यूं ही ऑमनीपोटेंट नहीं कहलाता। उसके पास जरूर काउंटर मेजर्स होंगे, लेकिन फिलहाल प्लान काम कर चुका था और टावर के रिकंस्ट्रक्शन के दौरान वह खुद को और मजबूत करेगा। आसमान की ओर हाथ उठाकर उसने कसम खाई, वह मास्टर की बनाई हर चीज को नष्ट कर देगा ताकि वर्डन का नाम इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाए।
रिवेंज और सेल्फ एफर्मेशन ही अब उसकी जिंदगी का मकसद थे। उसने खिंचाव लेते हुए मन ही मन टावर को फिलहाल अलविदा कहा। तभी पास ही एक गॉब्लिन अपनी एक्स से एक वुडन बॉक्स पर वार कर रहा था। बिना वक्त गंवाए वर्डन ने हाथ बढ़ाया और विंड कटर स्पेल कास्ट किया। हवा की तेज ब्लेड आगे बढ़ी और गॉब्लिन को 2 हिस्सों में काट गई, इससे पहले कि वह खतरा समझ पाता। चलते हुए उसने अपने हाथ को देखा और महसूस किया कि मैजिक इस्तेमाल करने का एहसास वैसा ही था। उसने अंदाजा लगाया कि रिकंस्ट्रक्शन ने उसके बाल और आंखें तो बदल दी, लेकिन माना कैपेसिटी वही रही। लाश को एक तरफ लात मारते हुए उसने समझ लिया कि गॉब्लिन्स की मौजूदगी का मतलब है वह किसी विलेज से काफी दूर है। तभी बॉक्स के पास पड़े मार्क्स ने उसका ध्यान खींचा। घुटनों पर बैठकर उसने काट के निशान पहचाने और समझा कि कोई जल्दी में सामान छोड़कर भागा है। मालिक को ढूंढने के इरादे से वर्डन ने माना डिटेक्शन स्पेल इस्तेमाल किया। जैसे ही स्पेल एक्टिवेट हुआ, एनर्जी की एक ट्रेल उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ गई। आगे कहीं एक आदमी घोड़ों को तेजी से दौड़ाने की कोशिश कर रहा था। घबराहट में वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इस हालत में कैसे फंस गया। उसकी यादों में बैंडिट से घिरा हुआ दृश्य उभरा, जिन्हें पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। उसे याद आया कि न तो किसी बैरन का नाम लेना काम आया, न ही मर्सनरीज का भाग जाना असली समस्या थी। असली डर तो तब पैदा हुआ जब बैंडिट्स के बीच एक डरावनी मुस्कान वाला ऑर्क दिखाई दिया। उसे याद था कि वह सिर्फ किस्मत से बच पाया था जब ऑर्क बाकी लोगों को मैसेकर करने में व्यस्त था। वर्तमान में लौटते ही एक तेज आवाज ने उसे डरा दिया। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। घबराकर उसने घोड़ों को और तेज दौड़ाया। तभी कार्ट का पहिया एक जड़ से टकराया और टूट गया, जिससे गाड़ी अचानक रुक गई। जोरदार टक्कर से ड्राइवर जमीन पर जा गिरा। दर्द से कराहते हुए वह उठने की कोशिश करने लगा। तभी उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। सामने जंगल के अंधेरे में दर्जनों आंखें चमकने लगीं। ऑर्क्स और गॉब्लिन्स परछाइयों से बाहर निकले और उसे चारों तरफ से घेर लिया। अपनी किस्मत को कोसते हुए वह बस देखता रह गया और बिना देर किए सारी क्रीचर्स एक साथ उस पर टूट पड़ी। जब उसे यकीन हो गया कि सब खत्म हो चुका है, वह आदमी बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और आखिरी वार का इंतजार करने लगता है। ठीक उसी पल जमीन से एक विशाल दीवार उठती है और क्रीचर्स के हमले को रोक देती है। दृश्य देखकर वेर्डन हल्के से कहता है कि वह आदमी के लिए सांस लेने की जगह छोड़ना ही भूल गया। तभी ऑर्क लीडर मुड़कर नए आए इंसान को घूरने लगता है। चट्टान के ऊपर खड़े होकर वेर्डन फैसला करता है कि पीड़ित के दम घुटने से पहले उसे सारे मॉन्स्टर्स खत्म करने होंगे। हाथ में फ्लेम्स इकट्ठा करते हुए वह सोचता है ये उसकी पहली असली बैटल है। जवाब में ऑर्क लीडर जोर से दहाड़ता है और बाकी मॉन्स्टर्स के साथ आगे बढ़ता है। वेर्डन मुस्कुराता है, यही मौका है अपनी नई कॉम्बैट स्किल्स टेस्ट करने का। अगले ही पल फायर एरोस की बारिश मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ती है और पहली वेव पूरी तरह खत्म हो जाती है। आग फैलती है, लेकिन ऑर्क लीडर बिल्कुल भी घायल नहीं होता। वह गरजते हुए बचे हुए गॉब्लिन्स को विज़र्ड पर हमला करने का आदेश देता है। आदेश मिलते ही दुश्मन चट्टान पर चढ़ने लगते हैं। युवा मेज एक साथ 2 स्पेल्स कास्ट करने की तैयारी करता है, फायर एरोज और व्हर्लविंड। डबल कास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वह दोनों मैजिक सर्कल्स को एक में मिला देता है। फिर नीचे इशारा करके हीट वेव एरो एक्टिवेट करता है। अगले ही सेकंड आग का एक भयानक विस्फोट होता है और आगे बढ़ते सारे गॉब्लिन्स जलकर राख हो जाते हैं। हमला खत्म होने के बाद उनके जले हुए शरीर धीरे धीरे एशेज में बदलने लगते हैं। ये देखकर वह सोचता है पहले तो वह एक गॉब्लिन भी नहीं हरा पाता। बैटलफील्ड पर नजर डालते हुए वह कंफर्म करता है कि कोई छोटा मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचा। अब वह अर्थ वॉल की तरफ लौटने का फैसला करता है ताकि आदमी को बाहर निकाल सके। तभी अचानक ऑर्क लीडर का हाथ चट्टान के पीछे से निकलकर उसकी तरफ बढ़ता है। रिएक्शन करने से पहले ही विज़र्ड शॉक में मुड़ जाता है। कुछ समय बाद अब ठीक हो चुकी कार्ट शांत रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी जो खुद को कॉर्नर बताता है, वादा करता है कि वह यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। वह अपने रक्षक का धन्यवाद करता है और पूछता है कि वह इस फेवर का बदला कैसे चुका सकता है। वेर्डन इसे ज्यादा महत्व नहीं देता और बस कहता है सड़क पर ध्यान रखो वरना कार्ट फिर पलट जाएगी। थोड़ी देर बाद कॉनरेड पूछता है कि मॉन्स्टर्स से लड़ते वक्त क्या वह सच में खतरे में था। आंखें बंद किए हुए युवा मेज सोचता है स्थिति बस थोड़ी सी डेंजरस थी। तभी उसे वह पल याद आता है जब सर्वाइविंग ऑर्क ने पीछे से हमला करने की कोशिश की थी। याद में दिखता है कि क्रीचर पास से स्पेल तैयार कर रहा था। उसी समय उसने विंड कटर इस्तेमाल किया और मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट दिया, क्रश होने से पहले। वर्तमान में लौटकर विज़र्ड मुस्कुराता है और कॉनरेड को भरोसा दिलाता है कि चिंता की कोई बात नहीं। कुछ देर बाद वह पूछता है कि इस इलाके में थीव्स कितनी बार दिखते हैं, क्योंकि आमतौर पर वे मॉन्स्टर्स वाली जगहों से दूर रहते हैं। ट्रैवलर बताता है कि यह फॉरेस्ट बैरन पाइथ के कंट्रोल में है और थीव्स को तो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। इसी वजह से वह बिना मर्सनरीज के यात्रा कर रहा था। ये सुनकर कॉन्जरर समझ जाता है कि टेलीपोर्टेशन उसे सही टेरिटरी में लाया है। भले ही उसके सारे ट्रैक्स मिट चुके हों, वह तय करता है कि अभी अपनी आइडेंटिटी छिपानी होगी और खुद को और मजबूत बनाना होगा अगर कोई उसका पीछा करे। जब कॉनरेड उससे नाम पूछता है तब उसे एहसास होता है कि उसने अपना परिचय ही नहीं दिया। वह शांत स्वर में कहता है अब से उसका नाम एशर है और वेर्डन नाम वह सिर्फ तब इस्तेमाल करेगा जब वह टावर मास्टर के सामने खड़ा होगा। कुछ ही देर में कार्ट अपनी मंजिल पर पहुंचती है, पिथ टेरिटरी के बैरन की एस्टेट। वहां पहुंचते ही लोकल नोबल कॉनर की हालत देखकर पूछता है कि क्या हुआ।
जवाब में कॉनर मजाक करते हुए कहता है कि ऑर्क से भागते भागते शायद उसका वजन कम हो गया। आखिर में बैरन इस इंसिडेंट के लिए माफी मांगता है, लेकिन कॉनर उसे भरोसा दिलाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर वह नोबल उस युवा मेज को पहचान लेता है, वही जिसने उसके दोस्त की जान बचाई थी, और कहता है कि ऐसे काम के बाद वह चुप बैठ नहीं सकता। उसी समय बैरन आदेश देता है कि मेहमान को कास्टल ले जाया जाए। अब नए कपड़ों में युवा आदमी उसे हॉस्पिटैलिटी, कपड़ों और खाने के लिए औपचारिक धन्यवाद देता है। नोबल मुस्कुराकर धन्यवाद स्वीकार करता है। कुछ देर बाद वह अपना परिचय देता है। बैरन पी द हेनरॉड इस टेरिटरी का लॉर्ड, और उसे बैठने का निमंत्रण देता है। डिनर के दौरान होस्ट पूछता है कि खाना पसंद आया या नहीं, और उसे पॉजिटिव जवाब मिलता है। कॉनरैड की जान बचाने के इनाम में बैरन उसे 5 मिलियन एल्क देने की पेशकश करता है। साथ ही वह एक अच्छी पेमेंट वाला जॉब भी ऑफर करता है। थोड़ी देर सोचने के बाद गेस्ट अपना फोर्क नीचे रखता है और पूछता है, काम क्या है? बैरन बताना शुरू करता है कि कुछ दिन पहले सदर्न फॉरेस्ट में पड़ोसी टाउन के रेजिडेंट्स की लाशें मिली थीं। पूरा टाउन बर्बाद था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को कोई क्लू नहीं मिला, जैसे सब कुछ मैजिक से मिटा दिया गया हो। बैंडिट्स के बीच किसी मेज के होने की संभावना सुनकर युवा आदमी बीच में ही पूछता है, हंट कब शुरू होगा? लॉर्ड हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, 4 दिन बाद। कास्टल गेट पर हंटिंग ग्रुप तैयार खड़ा था। कॉन्जरर भी मिशन के लिए शामिल हो चुका था। तभी एक नाइट आगे आता है और खुद को इनॉक बताता है, प्लान का कमांडर। फिर वह अपने साथियों हैरिस और पेरिक का परिचय कराता है, जो नए मेंबर का उत्साह से स्वागत करते हैं। युवा आदमी भी हाथ मिलाकर अपना परिचय देता है। बैरन के प्रस्ताव पर सोचते हुए उसने फैसला कर लिया था कि रहने की कीमत चुकाने के लिए बैंडिट्स हंट करना सही रहेगा। बड़ी भीड़ देखकर वह अनौच से पूछता है कि क्या ये लोग भी प्लान का हिस्सा हैं? कमांडर बताता है कि ये एडवेंचरर्स हैं, जिन्हें एक स्ट्रेंज ऑर्क की अफवाह ने आकर्षित किया है। साथ ही वह जोड़ता है कि बड़ा रिवॉर्ड होने के कारण गोल्ड रैंक एडवेंचरर्स भी आए हैं। मेज याद करता है कि उस लेवल के एडवेंचरर्स लगभग नाइट्स के बराबर होते हैं, जो एनर्जी से अपने शरीर और वेपन्स को मजबूत कर सकते हैं। जंगल के अंदर पहुंचकर वह सोचता है कि उसकी जरूरत क्या है, क्योंकि ग्रुप में पहले से 3 नाइट्स और कई वॉरियर्स मौजूद हैं। तभी इनॉक उससे कहता है कि अगर कोई मेज डिटेक्ट हो तो तुरंत बताना। यह सुनकर उसे असली वजह समझ आने लगती है। कमांडर समझाता है कि मेज के लॉन्ग रेंज स्पेल्स के कारण नाइट्स के लिए पास जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। युवा आदमी बस इतना कहता है, स्थिति सच में अनफॉर्चुनेट है, और यह सुनकर ग्रुप लीडर और ज्यादा अलर्ट हो जाता है। कुछ ही देर बाद वह रास्ते के बीच में रुक जाता है और पूरा ग्रुप भी रुक जाता है। कॉन्जरर हाथ आगे बढ़ाकर चेतावनी देता है, सामने मैजिकल सर्कल है, और तुरंत डिस्पर्स स्पेल कास्ट करता है। अचानक हवा में छिपा हुआ एक विशाल ट्रैप सबके सामने प्रकट हो जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, सोचते हुए कि ऐसी चीज यहाँ कैसे हो सकती है। बिना देर किए वह दोनों हाथों के बीच एनर्जी इकट्ठा करता है और एक स्पेल छोड़ता है जो जंगल के बीच सीधा रास्ता खोल देता है। इनॉक यह देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। इतनी आसानी से मैजिक को तोड़ते देख कमांडर उसके असली आइडेंटिटी पर शक करने लगता है। इस दुनिया में एडवेंचरर्स वे लोग होते हैं जो गिल्ड्स के लिए मिशंस लेते हैं। टेरिटोरीज एक्सप्लोर करना या मॉन्स्टर्स को खत्म करना। मौत हमेशा पास रहती है, लेकिन उनकी स्किल्स उन्हें फेम और वेल्थ दिलाती हैं। समय के साथ कुछ इतने ताकतवर हो जाते हैं कि अपना ऑनर खो देते हैं और इंसानों पर ही हमला करने लगते हैं। आखिरकार वे बैंडिट्स बन जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे इस ग्रुप का लीडर। जंगल के अंदर एक कारकेस के पास बैठा वह चीफ अपनी हालत पर अफसोस करता है। वह शिकायत करता है कि पिछली अटैक का नुकसान अभी तक संभला नहीं और अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर वह अपने आदमियों को आदेश देता है, देखना बंद करो और तुरंत शिकार के लिए निकलो। झाड़ियों में छिपे हुए नाइट्स अपने टारगेट को पहचान लेते हैं और कमांडर इनॉक के आदेश का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वॉरियर्स का लीडर दुश्मन की कमजोर गार्ड का फायदा उठाकर हमला करने का फैसला करता है, मेज उसे रोक देता है और कहता है, थोड़ा इंतजार करो। वह याद दिलाता है कि उन्होंने अभी तक दुश्मन की असली ताकत नहीं आंकी है और अगर राइवल कॉन्जरर ज्यादा ताकतवर हुआ तो वे हार सकते हैं। स्थिति देखते हुए युवा आदमी कहता है कि इस इम्पास को हल करने का एक तरीका है और वह दुश्मनों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। उधर क्रिमिनल्स में से एक वर्जा इलाके को बढ़ाने की मेहनत और मरे हुए रिक्रूट की शिकायत कर रहा था। सॉर्सरर उसे चुप रहने को कहता है। भारी सांस लेते हुए वार्जर अफसोस करता है कि एक ऑर्क ने उसके लोगों को मार डाला और सोचता है कि बैंडिट बनने के बाद उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। जल्द ही वह विल्सन को सुझाव देता है कि वे किसी और विलेज पर हमला करें, लेकिन मेज बैरन के गुस्से का हवाला देकर मना कर देता है। विल्सन बताता है कि अब आगे बढ़ने का समय है और उसने पास के मार्ट टाउन के बारे में सुना है। जैसे ही वह विलेज लूटने की योजना बना रहा था, उसकी दिशा में एक फायर स्पेल आकर गिरता है। अगले ही पल बैंडिट्स कैंप में जोरदार एक्सप्लोजन होता है। सरप्राइज अटैक देखकर विल्सन तुरंत डिफेंस सर्कल बनाता है और कंफर्म करता है कि यह सच में मैजिक है। अब यकीन हो जाता है कि वे पकड़े जा चुके हैं और नाइट्स ऑफ एडवेंचरर्स का ग्रुप सीधा लड़ाई में कूद पड़ता है। बैटलफील्ड तुरंत केओस में बदल जाता है। इसी अफरा तफरी में एक एडवेंचरर विल्सन के सिर पर जोरदार वार कर देता है। ये देखकर वार्जर शॉक में अपने गिरे हुए साथी की तरफ मुड़ता है। वह समझ जाता है कि मना बैरियर भले ही तेज था, लेकिन फ्रेजाइल था और उसके टूटने का असर सीधे यूजर पर पड़ा। मेज के गिरते ही युवा कॉन्जरर अनौच के सामने आता है
और कहता है कि बाकी बैटल वह संभाल लेगा। अब वार्जर समझ जाता है कि बैरन सच में उन्हें खत्म करना चाहता है, तभी उसने एक मेज हायर किया है। फिर भी वह हार मानने से इनकार करता है और कमांडर इनक से सीधे तलवारें भिड़ा देता है। वह कसम खाता है कि बैरन को जवाब में उनके सिर भेजेगा और इनक भी चुनौती स्वीकार कर लेता है। इसी दौरान युवा कॉन्जरर विल्शन का पीछा करते हुए एक रवीन में पहुंच जाता है, जहां दुश्मन भागने की कोशिश कर रहा था। भागते हुए बैंडिट नोटिस करता है कि उसका पीछा करने वाला अर्थ वॉल इस्तेमाल कर रहा है, यानी वह भी एक मेज है। नीचे से विल्शन ताना मारते हुए पूछता है कि वह इतना धीमा क्यों है और पहले हमला करने का फैसला करता है। वह मल्टीपल आइस एरोस कास्ट करता है, सोचते हुए कि सामने सिर्फ सेकंड सर्कल मेज है। जवाब में युवा आदमी खुद को फ्लेम्स से घेर लेता है और मल्टीपल फायर एरोस से काउंटर अटैक करता है। धुआं हटने के बाद बैटलफील्ड सनसेट की रोशनी में मैजिक पार्टिकल्स से भर जाता है। घुटनों पर गिरा घायल विल्शन अपने दुश्मन की ताकत मान लेता है, लेकिन कहता है कि उसने गलत दुश्मन चुन लिया है। हंटर के करीब आते ही वह दावा करता है कि नाइट के बिना भी वह उसे हराकर भाग सकता है। सामने खड़ा एडवर्सरी शांत आवाज में कहता है वह उसे भागने नहीं देगा। विल्शन उसकी कॉन्फिडेंस और कॉम्प्लेक्स मैजिक की तारीफ करता है, फिर उसे धमकाते हुए नया स्पेल तैयार करता है। वह थर्ड सर्कल मैजिक फॉलिंग आइस कास्ट करता है और हवा में एक विशाल बर्फ का द्रव्यमान बन जाता है। मर जाओ के आदेश के साथ बर्फ का हमला सीधा उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सामने वाला बस उसे देखता रहता है। अचानक जमीन पर एक विशाल आइस क्यूब बन जाता है और उसी के अंदर विल्शन खुद कैद हो जाता है। समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या, वह हिल भी नहीं सकता। बाहर से 2 अर्थ कॉलम्स आकर आइस क्यूब को पूरी तरह सील कर देते हैं। फंसा हुआ विल्शान यकीन नहीं कर पाता कि उसका स्पेल ब्लॉक हो गया और दुश्मन बाहर खड़ा उसे देख रहा है। कुछ ही क्षण बाद कंजरर हाथ उठाता है और अर्थ स्पीयर स्पेल इन्वोक करता है। बस मुट्ठी भींचते ही अटैक एक्टिवेट हो जाता है। अगले ही पल जमीन से काउंटलेस अर्थ स्पीयर्स निकलते हैं और हर दिशा से आइस प्रिजन को भेदते हुए आर पार निकल जाते हैं। विल्शन हैरानी से पूछता है एक सेकंड सर्कल मेज तीसरी सर्कल मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकता है। जवाब में उसका राइवल बस मुस्कुराकर कहता है खुद ही अंदाजा लगाओ। उसी पल विल्शन को समझ आ जाता है कि वह सिर्फ किसी थर्ड सर्कल कास्टर से नहीं लड़ रहा, बल्कि ऐसे इंसान से जिसने 4 अलग अलग एट्रीब्यूट्स पर मास्टरी हासिल कर ली है। तभी उसे एहसास होता है कि शुरुआत से ही वह धोखे में था। अगले ही सेकंड एक अर्थ स्पीयर उसे भेद देती है। लड़ाई खत्म होने के बाद विजेता बस सनसेट की रोशनी में अपने गिरे हुए दुश्मन की बॉडी को देखता रहता है। वह मन ही मन मानता है कि यहाँ तक का सफर बेकार नहीं था। आखिर इस फाइट ने उसे सिखाया कि दूसरे मेजेस से कैसे लड़ना है। कुछ देर बाद एक अजीब सा क्रीचर मुस्कुराते हुए उभरता दिखाई देता है। कुछ दिन पहले की याद उसके दिमाग में लौटती है। उसने एक एक्सपेरिमेंटल पोशन बनाया था जिसे उसने मैजिक सर्किट डियर नाम दिया था। उस सब्सटेंस को पीते ही वह जमीन पर गिर पड़ा था, लेकिन उसी के कारण उसकी एनर्जी फ्लो बदल गई और वह थर्ड सर्कल तक पहुंच गया। आंखों से माना चमकता हुआ महसूस हुआ। वर्तमान में लौटकर वह मरे हुए मेज की बॉडी को देखता है और सोचता है कि बैरन को अपनी जीत का प्रूफ कैसे दिखाए। तभी उसकी नजर उस वॉन्ड पर जाती है जिसे बैंडिट ने बैटल में इस्तेमाल किया था। वह घुटनों पर बैठकर अप्रेजल मैजिक कास्ट करता है। एनालिसिस बताती है यह एक मैजिकल स्टोन वॉन्ड है जो कास्टिंग टाइम कम करती है और आइस स्पेल्स की इफेक्टिवनेस बढ़ाती है। उसी समय पेरिक भागता हुआ वहां पहुंचता है और उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। नाइट अपनी चिंता बताता है, जबकि युवा मेज समझाता है कि दुश्मन की ताकत की वजह से उसे देर हो गई। जब वह बाकी बैंडिट्स के बारे में पूछता है तो एली बताता है कि वे सब हार चुके हैं और इनॉक अभी लीडर से लड़ रहा है। जाने से पहले यंग नाइट उसे पूछने का मौका देता है। वॉन्ड को हाथ में पकड़े वह पूछता है बैंडिट्स की चीजों का क्या करना है। पेरिक जवाब देता है कि बैरन के आदेश के अनुसार जो चीज पसंद आए वह रख सकता है। बैरन पी की जेनरोसिटी याद करके मेज तय करता है कि वह इस वॉन्ड का सही इस्तेमाल करेगा। नाइट्स के पास लौटने पर सब उसे उसकी परफॉर्मेंस के लिए बधाई देते हैं। वह मुस्कुराकर कहता है यह सच में एक शानदार एक्सपीरियंस था। इसी बीच बैंडिट्स का लीडर वार्जर विल्शन की मौत की खबर सुनकर अविश्वास में रह जाता है। समझते हुए कि अब उसकी एग्जीक्यूशन तय है, वह छिपी हुई ब्लेड तैयार करता है और अचानक अपने बंधन तोड़कर भागने की कोशिश करता है। तेजी से घूमती ब्लेड्स के साथ वह नाइट्स पर टूट पड़ता है। रास्ता बनाते हुए सीधा इनॉक की तरफ दौड़ता है। उसे पता था यही उसका आखिरी मौका है। उसका वार कमांडर की सोर्ड से तुरंत ब्लॉक हो जाता है। मौका पकड़कर इनॉक एक थ्रोइंग टेक्निक इस्तेमाल करता है और उसे दूर फेंक देता है। गिरते हुए वरेस देखता है कि दुश्मन अपनी सोर्ड एक तरफ फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही 2 नाइट्स उसे पकड़ लेते हैं और कमांडर पूछता है हथियार क्यों छोड़ा। हल्की मुस्कान के साथ इनॉक एक डैगर निकालता है और खुद ही जवाब देता है। बैंडिट की गर्दन पर ब्लेड रखते हुए वह कहता है प्राइड सिर्फ जिंदा लोगों के लिए होती है। अगले ही पल लीडर को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। वॉरियर पीछे हटकर बाकी लोगों से इस दृश्य के लिए माफी मांगता है। फिर वह मेज को भी समझाता है और युवा आदमी उसके काम की तारीफ करता है। बचे हुए प्रिजनर्स को देखकर वह पूछता है इन्हें जिंदा क्यों छोड़ा। इनॉक समझाता है कि शायद ये मजबूर सर्वाइवर्स हों, इसलिए इन्हें कासल ले जाकर पहचान कंफर्म की जाएगी, फिर फैसला होगा। इसके बाद हैरिस सबको लौटने की तैयारी का आदेश देता है और नाइट्स को बैंडिट्स को आगे बढ़ाने को कहता है। इसी दौरान एक प्रिजनर अचानक घबराकर भाग पड़ता है और जंगल की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ता है। वह मरना नहीं चाहता।
हैरिस उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय एशर उसे रोक देता है। वह कहता है, कुछ अजीब हो रहा है। जैसे ही भागता हुआ बैंडिट मुड़कर मदद की गुहार लगाता है, एशर तुरंत रिएक्ट करता है। अगले ही पल हैरिस भी हवा में फैली अलग सी प्रेजेंस महसूस करता है और उसे तेज खून की गंध आने लगती है। रागरूप एक साथ मुड़ा और उस दिशा में देखने लगा जिधर वह प्रिजनर भाग रहा था। अगले ही पल उसका कटा हुआ सिर उड़ता हुआ आया और सीधे हैरिस की तरफ जा गिरा। ये देखकर सब तुरंत हाई अलर्ट पर आ गए। जंगल की अंधेरी तरफ एक ऑर्क की आकृति दिखाई दी, लेकिन एशर ने तुरंत सब जोड़ लिया। यही वह क्रीचर था जिसे एडवेंचरर्स पहले कभी हरा नहीं पाए थे। कुछ ही सेकंड बाद एक विशाल ऑर्क हाथ में भारी एक्स लिए आगे बढ़ा और उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। डिटेक्शन मैजिक इस्तेमाल करते हुए एशर ने महसूस किया कि दर्जनों ऐसे ही क्रीचर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। लाल आंखों वाला वह विशाल फिगर साफ तौर पर पूरे हॉर्ड का लीडर था। एशर ने उसे पहचान लिया। वही स्माइलिंग ऑर्क जो पहले बैटल को दूर से देख रहा था, अब इवॉल्व्ड फॉर्म में सामने खड़ा था। एक इशारे के साथ ऑर्क ने आगे संकेत किया और अपने गॉब्लिन्स व मिनियंस को हमला करने का आदेश दिया। तुरंत इनॉक चिल्लाया, डिफेंसिव पोजीशंस लो और गॉब्लिन्स पर फोकस करो। उसी समय ऑर्क लीडर ने एक विनाशकारी वार किया, जिसे इनॉक ने सीधे अपनी सोर्ड से ब्लॉक किया। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि नाइट पीछे जा गिरा। जैसे ही वह जमीन पर था, क्रीचर ने अपना पैर उठाया ताकि उसे कुचल सके। आखिरी पल में 2 सोल्जर्स दौड़कर आए और मॉन्स्टर के स्टॉम्प को रोक लिया। मौका देखकर इनॉक आगे झपटा और क्रीचर की चेस्ट पर गहरा वार कर दिया। ऑर्क नीचे गिरा, खून भी उगला, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं गई। अगले ही पल उसने पास खड़े एक गॉब्लिन को पकड़ लिया और सबके सामने उसे निगल गया। सब हैरान रह गए। उसकी चेस्ट की वूंड पूरी तरह भर गई। यह रिजनरेशन देखकर इनॉक समझ गया कि अब वे आसानी से कास्टल वापस नहीं लौट पाएंगे। उसने तुरंत सबको बैटल के लिए तैयार होने का आदेश दिया। ऑर्क लीडर फिर मुस्कुराया और अपनी विशाल ब्लेड घुमाकर नाइट्स की तरफ फेंक दी। वेपन सीधा हैरिस की ओर आया। उसने पूरी ताकत से ब्लॉक किया, लेकिन टक्कर इतनी भयानक थी कि उसकी सोर्ड कई टुकड़ों में टूट गई। टूटे हुए शार्ड्स सीधे उसके चेहरे की तरफ उड़े और उसकी स्किन में धंस गए। जोरदार इम्पैक्ट से उसका शरीर पीछे जा फेंका गया। यह देखकर पेरिक चीख उठा, हैरिस! उसी समय इनॉक ने उसे चेतावनी दी, सावधान रहो, दुश्मन सामने है। पेरिक तुरंत आगे बढ़ा और क्रीचर पर सटीक वार किया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर शॉक छा गया। सोर्ड ऑर्क की मसल्स में फंस गई थी, जो सिकुड़कर हथियार को जकड़ चुकी थी। पेरिक हथियार छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था कि मॉन्स्टर ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक एशर ने एक स्किल इस्तेमाल की और पत्थरों से मॉन्स्टर पर हमला किया। उसी पल उसने पेरिक को अपनी तरफ बुलाया। नाइट फिसलते हुए पीछे हट गया और बाल बाल बच गया। सांस लेते हुए वह अफसोस करता है कि उसकी सोर्ड वहीं छूट गई, जबकि एशर समझाता है कंजम्पशन के बाद और की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। युवा नाइट सोचता है कि शायद यह कोई लेजेंडरी एंटिटी है, क्योंकि इतनी ताकत सामान्य नहीं हो सकती। लेकिन एशर उस थ्योरी को तुरंत नकार देता है, जिसे सब हैरान रह जाते हैं। वह बताता है ये क्रीचर आम ऑर्क से अलग जरूर है, क्योंकि यह रिजनरेट कर सकता है, सबऑर्डिनेट्स को कमांड करता है और वॉरियर्स को दबा सकता है, लेकिन फिर भी यह स्पेशल एंटिटी कहलाने लायक मजबूत नहीं है। फिर उसे मैजिक का एक नियम याद आता है, सामान्य माना की लिमिट होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्पेल्स उस सीमा से बंधे नहीं होते। यह सोचते हुए वह जियोग्राफिक मैनिपुलेशन मैजिक कास्ट करना शुरू करता है। उसके हाथों में एक विशाल मैजिक सर्कल बनता है। अगले ही पल एनर्जी की एक वेव चारों तरफ फैलती है और पूरा बैटलफील्ड कांप उठता है। जमीन हिलने लगती है। नाइट्स अपना बैलेंस खो देते हैं और एक सोल्जर डरकर कहता है, हम सब यहीं मर जाएंगे। लेकिन इनॉक जोर से आदेश देता है, काम रहो, पोजीशंस मत छोड़ो। ये एशर की मैजिक है। आदेश देने के बाद भी कमांडर एक ऊंचे रॉक पिलर पर खड़ा रहा, परिणाम को ध्यान से देखता हुआ। आखिरकार एशर की स्पेल ने जमीन को ऊपर उठा दिया था, जिससे वे सब मॉन्स्टर्स की हॉर्ड से अलग हो गए, जबकि नीचे पूरा झुंड एबिस में फंस गया। अगले ही पल उठती हुई धरती ने नीचे मौजूद क्रीचर्स को बेरहमी से कुचल दिया। पिलर के ऊपर खड़े नाइट्स नीचे एबिस में गिरे हुए लीडर की बॉडी को देख रहे थे। तभी एशर ने थर्ड सर्कल स्पेल तैयार किया और एक विशाल फायरबॉल कॉन्जर की। कुछ ही सेकंड बाद वह जलती हुई स्फीयर मीटियोर की तरह नीचे गिरी और वैली में बचे मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ी। पेरिक्स खुशी से चिल्ला उठा, जबकि इनॉक ने उसे डिग्निटी बनाए रखने को कहा, लेकिन यंग नाइट हंसकर बोला, यह देखकर सच में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फिर भी एशर मन ही मन सोच रहा था, जियोग्राफिक मैनिपुलेशन की एक्सपेंशन की लिमिट नहीं होती, लेकिन उसका माना कॉस्ट इतना ज्यादा है कि उसे प्रैक्टिकल नहीं कहा जा सकता। ऊपर से वह रिजल्ट से भी खुश नहीं था, क्योंकि उसने थर्ड सर्कल स्पेल से ज्यादा ताकत की उम्मीद की थी। अचानक अबिस के नीचे से एक जोरदार रोर गूंजा और सबका ध्यान उधर चला गया। फ्लेम्स के बीच भी वह क्रीचर जिंदा था और एक और गॉब्लिन को खाकर खुद को रिजनरेट कर रहा था। पेरिक घबराकर पूछता है, अब क्या करें? एशर शांत स्वर में कहता है, अगर फायर से नहीं मरा तो कुछ और आजमाना पड़ेगा। वह तुरंत वाटर वेव कॉन्जर करता है, जो नीचे गिरकर आग बुझा देती है और ऑर्क से टकराती है। अगले ही पल वॉन्ड हाथ में लेकर एशर खुद रॉक पिलर से छलांग लगा देता है। ऊपर से नाइट उसका नाम पुकारते रह जाते हैं।
गिरते हुए भी मेज एक साथ 2 आइस स्पेल्स तैयार करता है और कंबाइंड अटैक बनाता है। फिर रीइंफोर्स्ड एरोज की बराज सीधे ऑर्क लीडर की ओर जाती है। वार सीधा लगता है और क्रीचर अपने मिनियंस के साथ एक विशाल आइस ब्लॉक में पूरी तरह जम जाता है। जमे हुए दुश्मन के सामने एशर जमीन पर मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है। वह समझ चुका था अगर शरीर पूरी तरह इमोबिलाइज हो जाए तो रिजनरेशन बेकार हो जाती है। वह तेजी से क्रीचर के पास से गुजरता है, फाइट खत्म करने के इरादे से। मॉन्स्टर अब भी मुस्कुरा रहा था। कॉन्जरर अपनी वॉन्ड में नई एनर्जी स्फीयर बनाता है और फ्रोजन ऑर्ब सीधा टारगेट पर छोड़ देता है। इम्पैक्ट के साथ ऑर्क पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और एशर शांत आवाज में कहता है, कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट। इसी बीच बस्टलिंग मैजिकल सिटी वायरस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी। एक बैल्कनी पर 2 आदमी लेटेस्ट न्यूज पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक मैजिक टावर की सीलिंग और एनर्जी सोर्स एक्सप्लोजन की खबर पर सवाल उठा रहा था। क्या यह सच है? उसी समय कुछ मेजिस टावर के मेंबर्स के गायब होने और डैमेज की एक्सटेंट पर बहस कर रहे थे। आम लोग इसे डिवाइन पनिशमेंट या प्लान्ड डिजास्टर मान रहे थे, जबकि स्कॉलर्स की अपनी थ्योरीज थीं। एक हुडेड मेज ने निष्कर्ष निकाला, किसी ने बावर टावर की सीलिंग पहले से तैयार की होगी। तभी पास बैठा मस्टाच्ड आदमी धीरे से सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स की अफवाह बताता है, जो शायद टावर पर अटैक की वजह बने। ये सुनते ही हुडेड फिगर का रिएक्शन बदल जाता है। उसका कॉफी कप गिर जाता है। वह आदमी की कॉलर पकड़कर गुस्से में कहता है, फिर से बोलो, तुमने क्या कहा? सामने वाला पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है। अचानक एक रेड हेयर्ड मेज अपनी हुड हटाती है। वह रालिन थी। गंभीर आवाज में वह पूछती है, आखिर बोमर मैजिक टावर के साथ हुआ क्या? वापस बैरन के डोमेन में सबजुगेशन टीम की वापसी जश्न में बदल चुकी थी। बैंडिट्स मिशन खत्म होने के बाद सब कास्टल लौट आए थे और पीवाई ने उनके सम्मान में बैंक्वेट रखा। फीस्ट के दौरान नोबल सबको बधाई देता है, लेकिन एशर की गैर मौजूदगी नोटिस करता है। तभी वह विजर्ड को आते देखता है और मेहमानों को उसके अराइवल की घोषणा करता है। एशर कॉनरैड के साथ हॉल में प्रवेश करता है और हल्के से पूछता है, क्या मैं देर से आया? बैरन मुस्कुराते हुए उसे वाइन का ग्लास देता है और कहता है, नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। धन्यवाद देने के बाद कॉन्जरर सोल्जर्स की मौजूदगी पर कमेंट करता है तो होस्ट जवाब देता है, यहाँ सोशल स्टेटस मायने नहीं रखता। फ्यूडल लॉर्ड ने फिर बात बदलते हुए पूछा,